हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भवेदीप पाटीदार। वेलकम टू कक्षा 13। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग 12th फिजिक्स के डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो है फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, उसके डेरिवेशन कंप्लीट कर लिए थे। ये वाला लेक्चर है आपका सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से रिलेटेड सारे डेरिवेशन प्लस कैपेसिटर्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 10 के आसपास इसमें भी डेरिवेशन है। यही आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। कुछ बच्चों का ये डाउट होता है कि सर, क्या जितने डेरिवेशन करवा रहे हैं ये सभी डेरिवेशन हमें पूरे आना चाहिए, हमें पूरे बनना चाहिए? तो देखिए, मैं आपको इसका एक पॉइंट बताता हूं। मेन बात यह है कि डेरिवेशन सॉल्व करना केवल हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारे एग्जाम में डेरिवेशन आएंगे। डेरिवेशंस हमारे लिए दो पॉइंट से दो फैक्ट पॉइंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो दोनों पॉइंट पे डिस्कशन करना चाहूंगा। पहला पॉइंट ये है कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका 12th का बोर्ड के एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आते हैं। अब न्यूमेरिकल अगर आ रहे हैं तो वो कहां से आएंगे? किसी न किसी फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे, किसी न किसी डेरिवेशन पर बेस्ड होते हैं। तो आपका अभी 12th बोर्ड का जो एग्जाम है, ये यहां पर जो न्यूमेरिकल है वो भी ये डेरिवेशन कवर करते हैं। तो एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जस्ट आफ्टर 12th आप लोग किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगेंगे, है ना। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो होंगे वो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगेंगे। आप हो सकता है कि आईआईटी जेई के लिए, नीट के लिए, सीयूईटी के लिए, पीवीएफटी के लिए, XYZ बहुत सारी एग्जाम्स होती है। यूनिवर्सिटीज की इंडिविजुअल एग्जाम्स होती हैं। तो आप इनके लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। अब बात यहां पर यह आती है कि जब आप इनके लिए प्रिपरेशन करेंगे तो आपको वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए उसके पीछे पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो माना कि यहां पर हम लोग छोटी बड़ी सारी डेरिवेशन कंप्लीट कर रहे हैं और डिराइव कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली ये आपको हेल्प करेगी इन दोनों पॉइंट में जो मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आपको ये डेरिवेशन सभी आना चाहिए। अगर मैं एक शब्द में या एक लाइन में कहूं तो हाँ, ये डेरिवेशन आपको पूरे आना चाहिए, है ना। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और ऐड कर दूंगा कि ये सारे डेरिवेशन जो हैं ये आपकी एनसीईआरटी के बुक के हैं। मतलब आप चाहे सीबीएसई से बिलोंग करते हैं, या मतलब सीबीएसई में आपने एग्जाम देना है 12th बोर्ड का, या फिर आपने कोई स्टेट बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो भी आपके बोर्ड हैं, रिस्पेक्टिव बोर्ड आपके होंगे, वो सभी ऑलमोस्ट अब एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं और वहीं से डेरिवेशन आते हैं। तो इसीलिए ये डेरिवेशन सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये आपका फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। समझते हैं कौन कौन से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और हमें कितना आना चाहिए। चलिए चलिए, तो हमारा पहला डेरिवेशन अगर हम देखें, डेरिवेशन फर्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आपको यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिराइव करना है किसी एक पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं, एक डायग्राम हमने यहां पर लिया हुआ है, इस डायग्राम को समझते हैं एक्चुअल में क्या हो रहा है। देखिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहले आपने एक कंसीडर किया है आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो इनफाइनाइट पर रखा हुआ है। वो कितना है? प्लस क्यू नॉट, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, चलिए देन हम बात करते हैं, हमें बताना है पोटेंशियल। हमें क्या बताना है? पोटेंशियल किसकी वजह से बताना है? तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज। वो पॉइंट चार्ज कौन सा है? वो ये रहा आपका प्लस क्यू। ठीक है, आपने यहां पर क्या कंसीडर किया है? आपने यहां पर प्लस क्यू कंसीडर किया है। इसकी वजह से आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताना है। ठीक है, तो वो जो पॉइंट है वो P है, जहां हमें पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है ये बात। चलिए डायग्राम को फिर से समझेंगे। हमने सबसे पहले यहां पर रखा एक पॉइंट चार्ज, जिसको हमने बोला प्लस क्यू चार्ज है। इस चार्ज के कारण कुछ डिस्टेंस मतलब हमने यहां कंसीडर की है एक्स डिस्टेंस, एक्स नहीं आर डिस्टेंस कंसीडर की है। ठीक है, जो डिस्टेंस कंसीडर की है मैं उसी को मेंशन करना चाहूंगा अभी तो फिलहाल में। तो आपने आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसीडर किया है जिसका नाम है P, जिसका नाम क्या है? P नाम है। ठीक है, इस P पर आपको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल की वैल्यू। एक सेकेंड।
चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला डेरिवेशन। पहला डेरिवेशन किसका है आपका, हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण आपको बताना है कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो हम उसी को देखने के लिए, समझने के लिए एक डायग्राम समझते हैं। इससे पहले चलिए सबसे पहले कंसीडर करेंगे हम एक प्लस क्यू चार्ज। क्या कंसीडर करेंगे, प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज आपने कहां पर रखा हुआ है, आपने रखा है O पर, और आपको इससे कुछ दूरी पर, कुछ डिस्टेंस पर, जो डिस्टेंस आपने कितनी ली है R, इस डिस्टेंस पर आप एक पॉइंट कंसीडर कीजिए जिसका नाम आपने दिया हुआ है P। यहां पर आपको पोटेंशियल की वैल्यू बताना है। कहां पर पोटेंशियल की वैल्यू बताना है, P पर। किसकी वजह से बताना है, तो वो बताना है आपको इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, राइट। इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कंसीडर करते हैं। किसको, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और जनरली हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी ये देखा है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम लोग प्लस क्यू नॉट लिख देते हैं। और ये जो हमने कंसीडर किया है, ये इनफाइनाइट पर कंसीडर किया है। कहां पर कंसीडर किया है, इनफाइनाइट पर। ठीक है, इसके पीछे का मैं रीजन बताऊंगा इनफाइनाइट पर क्यों है, आपको मैं एक डेरिवेशन करवा देता हूं, देन उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इनफाइनाइट पर ही क्यों कंसीडर किया जाता है, राइट। चलिए, इनफाइनाइट पर आपने प्लस क्यू कंसीडर किया है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। इसको आप पहले लेकर आइए अप टू पॉइंट ए। कहां तक लेकर आइए, अप टू पॉइंट ए। ये जो ए पॉइंट है, ये हमारे चार्ज से, जो हमने कंसीडर किया है प्लस चार्ज, उससे एक्स डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस। ठीक, फिर आप यहां से ए से बी के लिए एक शॉर्ट डिस्टेंस और कंसीडर करें। ए से कहां आएगा, ये बी आएगा, और ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस हमने मान ली है ये dx है। ये कितनी है डिस्टेंस, dx। क्लियर है ये बात, ठीक। समझ गए डायग्राम कैसे बनाना है आपको। आपको एक प्लस क्यू चार्ज लेना है जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चाहिए। कहां पर चाहिए, आपने कहा मुझे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P होगा, वहां पर चाहिए। फिर आप इसको डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, आप एक रैंडम, मतलब आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं जो कि इनफाइनाइट पर रखा हुआ है। उससे आप इनफाइनाइट से उसको किसी एक पॉइंट, मतलब ए पॉइंट पर लेकर आए। ए पॉइंट से फिर आपको उसको बी पर डिस्प्लेस करना है, और आप यहां बोलेंगे कि ए से बी की जो डिस्टेंस है वो डेल एक्स है या dx है। ठीक है, ये हुआ आपका डायग्राम। जिस तरीके से डायग्राम बना हुआ है उसी तरीके से हमने यहां पर उसको मेंशन भी किया है, हमने उसको लिखने की भी कोशिश की है, क्योंकि जब डेरिवेशन आता है तो उसमें थ्योरी भी इंक्लूड करना पड़ती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि जहां से वो पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं तो वो केवल डेरिवेशन करना जानते हैं, लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम में पेपर में लिख कर आ रहे हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में उसको पूरा डिटेल में लिख कर आना पड़ेगा, थ्योरी भी लिखना पड़ेगी एज वेल एज मैथमेटिकल टर्म्स। ठीक है, तो हमने इसको पूरा लिखा जो मैंने अभी आपको समझाया। देखो थोड़ा सा रीड करके देखिए। हमने कहा लेट P is the point at distance r from the origin O at which we have to find the electric potential due to the plus Q charge। हमने जो लिखा है ना, यहां पर जो डायग्राम दिख रहा है उसी को हमने वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया और लिख दिया। हमने कहा हमें P पर एक पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए ड्यू टू दिस प्लस Q एंड दिस डिस्टेंस बिटवीन O एंड P इज R। ये बातें लिखी। देन उसके आगे अगर हम देखें तो अब आप अपने ये दिमाग में ये डायग्राम रखिएगा। इस डायग्राम को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के पास अब नेक्स्ट देखिए, अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। कहां चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू P। समझ में आया। हम लोग जो आपका पोटेंशियल की जो वैल्यू बताते हैं, पोटेंशियल की जो डेफिनेशन देते हैं, पोटेंशियल एक्चुअल में क्या होता है, तो मैं सीधे से शब्दों में कहूं तो पोटेंशियल इज दी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल इज दी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक, क्योंकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं, हम लोग चैप्टर नहीं पढ़ रहे, अदरवाइज इस चैप्टर की स्टार्टिंग जो है वो कहां से करवाई जाती है, इस चैप्टर की स्टार्टिंग करवाई जाती है कि जो पोटेंशियल होता है इट इज वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ऐसे ही बताई जाती है। ये आपको सबसे पहले बताया जाता है। इवन इसको मैं अभी और बताते हैं तब इसको बोलते हैं कि ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक, तो वही हमने डेफिनेशन भी लिखी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज दी वर्क डन, इज दी वर्क इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू P। शायद अब ये डेफिनेशन और ये लाइन आप समझ गए हैं।
कभी कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज पोटेंशियल, तो आप बोलना कि पोटेंशियल इज द वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर एक और कुछ चीजें लिख देते हैं नीचे। जैसे हमने कहा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क होता है ये कंजर्वेटिव टाइप का होता है ना, ये कैसा होता है, कंजर्वेटिव। तो आप इस पॉइंट को, ये जो आपका पॉइंट चार्ज है, इसको आप किसी भी रास्ते से लेकर आइए। जैसे अभी मैं कैसे लेकर आया, यहां लाया, देन ए के बाद इसको ऐसे लाएंगे। आप चाहते तो इसको आप ऐसे घुमा फिरा कर कहीं से भी इसको पी पर ले आ सकते थे। आपका जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि आपका जो W होता है, W जो होता है वो कैसा होता है, वो कंजर्वेटिव होता है। कैसा होगा, कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव वर्क कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। कंजर्वेटिव वर्क डज नॉट डिपेंड, या कंजर्वेटिव वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन दी पाथ। इसलिए आप पाथ कोई सा भी फॉलो करें, चाहे आपका पाथ नंबर 1 ये हो, ये पाथ नंबर ये 2 हो, आपका वर्क डन जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। इवन वर्क डन कंजर्वेटिव वर्क होगा तो पोटेंशियल जो आएगा वो सेम आएगा। यही बात हमने नीचे एक जगह मेंशन की हुई है यहां पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट टू द चार्ज, सो द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू बी ब्रॉट बाय एनी पाथ। इसको किसी भी पाथ से आप ला सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आपने क्या किया, आपने वो जो बीच में ए पॉइंट कंसीडर किया था ना, उसको भी आपने मेंशन किया। आपने कहा कंसीडर एन इंटरमीडिएट पॉइंट ए, ठीक है, एट डिस्टेंस x फ्रॉम o। अभी मैंने आपको समझाया कि वो कितनी डिस्टेंस पर है, x। हमने जैसे ये बनाया था, यहां पर आपका क्या था, यहां पर आपका प्लस q चार्ज था, जो कहां रखा हुआ है, o पर रखा। हमें पोटेंशियल कहां चाहिए, हमें p पर चाहिए, और हमने यहां से कुछ डिस्टेंस पर a पॉइंट कंसीडर किया है। कितना, a। और इस x से o, a की जो डिस्टेंस है हमने मानी है x, सॉरी, इस o से a की जो डिस्टेंस है वो हमने x मानी हुई है। तो वही हमने यहां पर लिख दिया। अब अगर ऐसी कंडीशन है, यहां प्लस क्यू चार्ज है, यहां कौन है, प्लस क्यू चार्ज, और यहां कौन आ जाएगा, इनफाइनाइट से क्यू नॉट चार्ज आ जाएगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं, और क्यू नॉट कैसा है, क्यू नॉट है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। देखो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज 1 कूलम, और यूनिट भी है, पॉजिटिव है तो प्लस लगाया, और यूनिट होने की वजह से हमने उसको वैल्यू 1 मानी है। ठीक है, तो आपके लिए जो अगर मैं यहां पर बोलूं कि O और A के बीच में, O और A के बीच में आप एक फोर्स की वैल्यू लिखो, तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं कि व्हाट इज फोर्स, कूलम फोर्स क्या होता है, कूलम फोर्स होता है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो जरा ध्यान से देखो, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q कितना है, तो Q है, A पर चार्ज कितना है, 1, और आपकी इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो है एक्स स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्क्वायर। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, छोड़ दीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमें ये बात पता है कि जो पोटेंशियल हमें निकालना है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज से निकलना है, तो हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन। पहले आप फोर्स की वैल्यू लिखे, फिर आप वर्क डन निकालें। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो आप लिखेंगे द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी। कहां से कहां, ए से बी तक आपको पहुंचाना है, और डिस्टेंस कितनी है, dx है। हमने डायग्राम में देखा था कि ए से कुछ दूरी पर आपका यहां पर एक बिंदु था, और ये आपकी डिस्टेंस dx थी। कितनी थी, dx, और ये आपका कितना था, ये आपका डिस्टेंस dx थी, और यहां पर आपका पॉइंट था b। तो a से b लाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, dx डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस, dx डिस्टेंस। तो मैं बोल सकता हूं कि dw जो होगा, वर्क डन जो होगा, इट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये डॉट प्रोडक्ट की वजह से यहां पर आ जाएगा कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है ये बात। अब यहां पर ध्यान देना कि आप देखो, आप इसको देखो, यहां पर आपका चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज, यहां पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। तो फोर्स बिटवीन पॉजिटिव चार्जेस या लाइक चार्जेस इज ऑफ रिपल्सिव नेचर। कैसा नेचर होता है उसका, रिपल्सिव। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, है ना, फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ, और आपको ले किधर जाना है इसको, अपोजिट डायरेक्शन में। आप किधर इसको मूव करवा रहे हैं, उधर की तरफ। फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री पर है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से 180 पर है। तो क्या मैं यहां कहूंगा कि W जो है वो F इंटू डी कॉस थीटा जो होता था, उसमें थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एज थीटा इज 180 डिग्री, कॉस 180 इज -1, कॉस 180 इज -1।
समझ में आ गई बात? ठीक है, तो मेरे लिए पता है अल्टीमेटली डी डब्ल्यू जो वर्क डन होगा वो माइनस में एफ डी एक्स निकलेगा। क्या निकलेगा? माइनस का एफ डी एक्स। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 दे दी। अब देखो 1 में आपके पास फोर्स आया था, 1 में आपके पास क्या आया था? फोर्स की वैल्यू आई थी, और एक सेकेंड, ठीक है, ये आपकी 1 की फोर्स की वैल्यू है ये, ठीक, और इक्वेशन नंबर 1 में जो आपने लिखा ये, और आपका 2 पर आपने क्या निकाला? इक्वेशन 2 पर आपने क्या निकाला? तो आपने इक्वेशन 2 पर एफ डी एक्स निकाल लिया। क्या निकाल लिया? एफ डी एक्स। ठीक है, करें स्टार्ट, इसको आगे बढ़े, वैल्यू एक की दूसरे में वैल्यू पुट करेंगे, बस यही काम बचा है अब तो, बाकी हो गया है ऑलमोस्ट। तो हमने यहां क्या किया? हमने वैल्यू पुट कर दी, हमने वैल्यू पुट कर दी किसकी? वर्क में। हमें पहले क्या पता था? हमें डी डब्ल्यू पता था, हमें डी डब्ल्यू जो था वो कितना था? तो वो था एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स। अब मुझे टोटल वर्क डन चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। मुझे उस प्लस क्यू चार्ज को, ये जो आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो जो था, उसको इनफाइनाइट से पी पर लाना है। कहां लाना है? इनफाइनाइट से पी पर। तो इनफाइनाइट पर वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट। पी पर डिस्टेंस कितनी है? पी पर डिस्टेंस थी आर, है ना? आपका ये जो डायग्राम आपने बनाया हुआ था उसमें ये प्लस क्यू था, ठीक है, यहां से समझ गए? और आपका वो पॉइंट कहां पर है? वो पॉइंट है आपका इनफाइनाइट पर। कौन? प्लस क्यू नॉट। तो आपको बस क्या करना है? इस प्लस क्यू नॉट को आपको पी पर लाना है। मतलब आप इनफाइनाइट से कितनी डिस्टेंस पर ला रहे हैं? क्यू से। इनफाइनाइट से आप आर डिस्टेंस पर ला रहे हैं। तो कहना इससे कि आपकी इसकी जो लिमिट होगी इट इज फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर, और फोर्स की वैल्यू हमने अभी निकाली, इट इज माइनस ऑफ एफ डी एक्स, माइनस ऑफ एफ डी एक्स। ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, जाएगा आर। dx का इंटीग्रेशन करेंगे, dx का इंटीग्रेशन होता है x। क्या होता है? x। x के इंटीग्रेशन में आप लिमिट लगा देंगे, अप लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब आप करेंगे तो आपको यहां पर ये देखिए, है ना, आप ठीक है। अच्छा, फोर्स की जब वैल्यू रखोगे तो फोर्स की वैल्यू में x आएगा नीचे। कौन आएगा? x। उस x का आप इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, फोर्स की वैल्यू में x की इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा? आपके पास आ जाएगा ये वाली टर्म, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक w आ जाएगा। ठीक है, आपके पास एक W आ जाएगा, वो कितना आएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर, के क्यू बाई आर। ठीक, और ये जो डेफिनेशन है हमारी पोटेंशियल की वो क्या थी? वो थी वर्क पर यूनिट चार्ज। वो क्या थी? वर्क पर यूनिट चार्ज। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से कि ये जो वर्क है, ये वर्क जो होता है, अगर आपका चार्ज जो है वो कैसा है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो इसको 1 कूलम लिखोगे आप, तो आपके लिए V जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो वो होगा वर्क डन के बराबर। V जो होगा वो किसके बराबर होगा? वर्क डन। तो मैंने कह दिया कि V जो है वो वर्क डन के बराबर हो जाएगा। इट मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर, मतलब KQ बाई आर। ये आपका फाइनल रिजल्ट है कि फॉर अ पॉइंट चार्ज द पोटेंशियल इज इक्वल टू KQ अपॉन आर एट आर डिस्टेंस। ठीक है, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है पोटेंशियल का। अब इसके कुछ हम लोग फैक्ट्स भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पोटेंशियल जो है ना, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि पोटेंशियल जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अगर पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन तो आएगी नहीं, अदिश राशि के लिए डायरेक्शन कहां आती है? ठीक है, तो एक दो बातें यहां से ध्यान रखें कि ये जो आपकी राशि है ये कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, पहली बात, स्केलर क्वांटिटी मतलब अगर प्लस क्यू चार्ज होगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा? प्लस वी, और अगर माइनस क्यू चार्ज हुआ तो पोटेंशियल भी कैसा हो जाएगा? माइनस वी। मतलब यहां पर डायरेक्शन नहीं आएगी, यहां पर सिंबल यूज होंगे डायरेक्ट, प्लस और माइनस के। फिर आपके पास आगे बढ़ के देखें तो आपके पास क्या हो जाएगा कि हमारी जो ये पहला पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव के लिए नेगेटिव। दूसरे पॉइंट की तरफ देखें, आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या निकला? पोटेंशियल का फॉर्मूला निकला V इक्वल्स टू KQ अपॉन आर।
अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट इनफाइनाइट, कहां पर पूछा, इनफाइनाइट पर, तो डिस्टेंस कितनी रखोगे आप, डिस्टेंस रखोगे इनफाइनाइट, डिस्टेंस कितनी रखोगे, इनफाइनाइट। तो भाई साहब समथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट इज ऑलवेज जीरो, मतलब द इनफाइनाइट पे पोटेंशियल अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बोल सकते हैं कि वो जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो जीरो होगा। तो आपके लिए हो गया द पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज ऑलवेज जीरो, राइट। थर्ड फैक्ट की बात करें जो यहां पर लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है कि द पोटेंशियल ऑफ अर्थ, यहां पर क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल ऑफ अर्थ की बात जब हम करते हैं तो इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये जो आपका अर्थ का पोटेंशियल होता है इट इज कंसीडर्ड एज जीरो, हमेशा इसका हम क्या कंसीडर करते हैं कि ये जीरो होगा। जीरो क्यों होगा उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, ऐसा क्यों कंसीडर किया जाता है, क्योंकि आप इमेजिन करिए हमारी अर्थ जो है, हमारी अर्थ इतनी बड़ी है कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस भी हैं। तो अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज भी इनफाइनाइट है, नेगेटिव चार्ज भी इनफाइनाइट है, तो सम ऑफ ऑल दी चार्जेस फॉर पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो, है ना। अगर आप पोटेंशियल निकालेंगे तो प्लस वालों का क्या निकल जाएगा, प्लस पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज का निकलेगा नेगेटिव पोटेंशियल। अब दोनों क्वांटिटी में लगभग बराबर हैं, हम ये अज्यूम कर लेते हैं, तो दोनों का सम जो होगा वो जीरो हो जाएगा। इसलिए हम लोग अर्थ के पोटेंशियल को जीरो मान के रेफरेंस मानकर काम करते हैं। जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि हमारे घरों में एक लिखा रहता है कि ये 220 टू 240 का जो वोल्ट है उस रेंज का हमारे पास करंट आना चाहिए, इतने पोटेंशियल का हमारे पास करंट आना चाहिए। अब आप ये देखेंगे कि हमारे यहाँ पर ना दो वायर होते हैं, कितने वायर होते हैं, दो वायर। दो वायर मतलब हमारे यहाँ घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक पर्पस में जो सप्लाई होती है उसमें आपके पास एक आप प्लस बोलते हैं और दूसरा आप नेगेटिव कहते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि प्लस वाला जो होता है उसका पोटेंशियल इतना होता है 220 से 240, लेकिन जो दूसरा वाला टर्मिनल है उसका पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट। कितना होता है, 0 वोल्ट। और 0 वोल्ट क्यों होता है, क्योंकि इसको हमने रेफरेंस माना है। क्या माना है, रेफरेंस। और रेफरेंस हम किसका लेते हैं, अर्थ का। तो ये जो दूसरी वाली लाइन होती है उसको आप अर्थिंग या बेसिक लाइन भी बोल सकते हो, जिसका पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है, यहां तक बात। इतनी बातें आपको याद रखना है, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक, यहीं पर मैं आपको कुछ दो बातें और बताना चाहता हूं, उसको भी थोड़ा गौर कर लीजिएगा आप कि भाई साहब कभी भी याद रखना, जो पोटेंशियल होता है आपका, है ना, वो पोटेंशियल अकेला नहीं होता है। पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होता है उसकी भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए होता है कि जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको 3 पॉइंट दे दिए। मैंने दे दिया, मान लीजिए ये A, यहां पर आपको दे दिया B और यहां पर आपको दे दिया ये C। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल एट A। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द पोटेंशियल एट A। तो आपको A का पोटेंशियल डायरेक्ट ना पता होकर आपको पता होगा कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B और व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू C। मतलब आप A का पोटेंशियल जब भी बताएंगे तो या तो वो B के रिस्पेक्ट में या वो C के रिस्पेक्ट में या फिर वो अर्थ के रिस्पेक्ट में बताते हैं। किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं, अर्थ के। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हमारे घरों में जो लाइट आ रही है या वो जो सप्लाई आ रही है वो 220 टू 240 वोल्ट की है। कितने की है, 220 से 240 वोल्ट की है। तो भाई साहब ये 220 से 240 वोल्ट जो है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। एक्चुअल में ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। दो प्लग होते हैं ना, तो एक प्लग जिस पे प्लस लिखा होगा उसका इतना होगा और जिस पे जो माइनस होता है उसका पोटेंशियल होता है 0। तो जब आप डिफरेंस देखेंगे तो 220 माइनस 0 मतलब 220 का डिफरेंस और 240 माइनस 0 मतलब 240 का डिफरेंस। इसलिए आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कभी भी जिंदगी में याद रखना, पोटेंशियल सिंगल क्वांटिटी नहीं है। यू कैन नॉट डिफाइन द पोटेंशियल, you always define, you always explain, you always understand potential difference। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, ये पहला डेरिवेशन है। अगले डेरिवेशन पे प्रोसीड करते हैं। चलिए, अब आपके पास जिस तरीके से आपने हमारे प्रीवियस वाले वीडियो में डेरिवेशन में 3 डेरिवेशन देखे थे
किसकी वजह से? डाइपोल के कारण। किसके कारण? डाइपोल के कारण आपको 3 पॉइंट पढ़ना थे। एक आपने पढ़ा होगा एक्सियल लाइन वाला, उम्मीद करता हूं कि ये वहां कंप्लीट कर लिया होगा आपने। उधर पढ़ोगे तभी ये समझ में आएगा, है ना, क्योंकि बिल्कुल सेम है, उसको कुछ अलग से नहीं करना है। दूसरा आपने इक्वेटोरियल पढ़ा होगा और तीसरा आपने पढ़ा होगा एट एनी पॉइंट। तीसरा क्या पढ़ा होगा आपने? एनी पॉइंट। तो अगेन वहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। क्या निकालते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का था। ये वाला चैप्टर आपका जो है ये किसका है? ये चैप्टर है आपका पोटेंशियल का। तो यहां पर आपको E ना निकालकर V निकालना है। क्या निकालना है? V। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसको कैसे पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। दूसरा डेरिवेशन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। और फिर आपका एक डेरिवेशन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट या एट एनी पॉइंट इन दी स्पेस। ठीक है, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अब सबसे पहला हमारा डेरिवेशन जो है यहां पर वो पोटेंशियल निकालना है हमें। किसकी वजह से? डाइपोल की वजह से। और कहां पर निकालना है? तो एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल पोजीशन पर, जो भी बोलना चाहें आप। तो इसके लिए हमारे पास एक डायग्राम है। इसके लिए हमारे पास एक डायग्राम है। डायग्राम समझते हैं, आंसर निकालते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको कहा है डेरिवेशन वेरिएशन तो ठीक है, चलते हैं। आपको यहाँ पर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। डायग्राम बनाते आना चाहिए, अदरवाइज आपका डेरिवेशन सॉल्व नहीं होगा। डायग्राम करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। और जब डायग्राम करेक्ट होता है तो यू कैन राइट दिस थ्योरी। ठीक, अगर आपका डायग्राम करेक्ट नहीं है तो आप ये जो थ्योरी लिखी ना इधर, कंसीडर है फलाना ठिकाना, दिस पॉइंट दैट पॉइंट, ये आप कभी करेक्ट नहीं लिख सकते। तो आपकी क्या करेक्ट होना चाहिए? जो आपका डायग्राम होता है वो करेक्ट होना चाहिए। डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहले समझते हैं। देखो, हमने क्या कहा कि हमारे पास एक डाइपोल है। क्या है? डाइपोल, क्योंकि हमें किसकी वजह से निकालना है? डाइपोल की वजह से। तो डाइपोल क्या होता है? प्लस और माइनस क्यू वाला, है ना। ये हमने बनाया एक हमारा डाइपोल, ए बी उसका नाम दिया। ये डाइपोल का सेंटर है। लेंथ ऑफ डाइपोल जो है वो कितनी है? हमेशा के लिए मैंने आपको कहा है कि लेंथ ऑफ डाइपोल आज के बाद आप हमेशा कितनी लोगे? 2L। आपको P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। क्या पता करना है यहाँ पर? P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अगर P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो आपके पास सिस्टम में कितने चार्जेस हैं? एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है। ठीक, P पॉइंट कहां पर रखा हुआ है? तो वो डाइपोल से R डिस्टेंस पर है। किससे है? डाइपोल से R डिस्टेंस पर। प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया कि O से B की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? L। अगर ये टोटल R है और ये L है तो ये रिमेनिंग कितनी हो जाएगी? R माइनस L। O से A की डिस्टेंस कितनी है? L है यहाँ पर। तो O से A की डिस्टेंस अगर L है और ये वाली डिस्टेंस R है तो AP कितना हो जाएगा? R प्लस L हो जाएगा। तो शायद ये डायग्राम आपने बिल्कुल सेम बनाया था उस वाले में भी, मतलब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में भी यही डायग्राम बनाया और अभी फिर आप यही वाला डायग्राम बना रहे हैं। तो डायग्राम का कोई कंसर्न यहाँ पर है नहीं, सेम डायग्राम बनेगा। उसमें इवन हम लोगों ने डायरेक्शन भी बनाई थी, यहाँ तो डायरेक्शन बनाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, हमें P पर पोटेंशियल चाहिए तो किसकी वजह से आएगा पोटेंशियल? एक B की वजह से आएगा, ये रहा B, मतलब यहां पर चार्ज है, और एक आएगा A की वजह से। किसकी वजह से? इस A की वजह से, क्योंकि यहां पर भी चार्ज है। अभी थोड़ी देर पहले क्या आपने पोटेंशियल फाइंड आउट किया था ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज? तो आपने लिखा था KQ बाई R। अभी पहला डेरिवेशन जो आपने सॉल्व किया उसमें KQ बाई R फाइंड आउट किया था, तो KQ बाई R लिख दिया। अब हमें निकालना है पोटेंशियल एट P ड्यू टू A एंड ड्यू टू B। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए देखो, हम लिख रहे हैं पोटेंशियल एट P, है ना, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू कहां रखा है? A पर। प्लस क्यू कहां रखा है? B पर। ये आपका हो गया A पॉइंट, यहां से ये आपका हो गया B पॉइंट और ये पॉइंट हो गया आपका P पॉइंट। ये वाली डिस्टेंस R माइनस L है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये R प्लस L है, और जो पॉइंट चार्जेस हैं यहां पर रखा हुआ है प्लस क्यू और यहां पर रखा हुआ है माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? VA अगर लिखना है आपको A की वजह से तो कितना होगा? R प्लस L वाला। K चार्ज कितना है? Q डिवाइडेड बाई R प्लस L, डिवाइडेड बाई R प्लस L। वहीं जब आप B के लिए लिखेंगे, किसके लिए लिखेंगे? B के लिए, तो कितना होगा? KQ डिवाइडेड बाई R माइनस L, डिवाइडेड बाई R माइनस L। अब यहां पर Q पॉजिटिव था तो यहां पर आपका प्लस आ रहा है,
यहां Q नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है, तो यहां पर भी क्या आएगा, नेगेटिव। समझ गए बात, है ना। ये कैसे नेगेटिव आया, समझ में आया, क्योंकि हमारा जो चार्ज है वो नेगेटिव था। अब आपको P पर नेट फील्ड चाहिए, क्योंकि आपको अभी बताया है कि जो पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी अगर है तो स्केलर क्वांटिटी के एडिशन, सब्सट्रैक्शन जो होते हैं, मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं, वो एल्जेब्रिक मेथड से हो जाते हैं। मतलब 2 + 2 4 होगा, इस तरीके से यहां पर कैलकुलेशन चलती है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दी नेट पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है तो इट इज दी सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ A एंड एल्जेब्रिक सम ऑफ B। A पर कितना है, KQ माइनस का KQ बाई R प्लस एल। B पर कितना है, KQ बाई R माइनस एल। तो KQ प्लस R प्लस एल, KQ माइनस R प्लस एल, अब R बाई एल, सॉरी KQ बाई R माइनस एल। एलसीएम लोगे, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, 2L बचेगा, इधर एलसीएम का स्क्वायर कर देना। तो अल्टीमेटली आपके पास एक टॉपिक आएगा, मतलब एक आपके पास यहाँ कंडीशन बनेगी। वो कंडीशन ये बनेगी, क्या बनेगी, KQ इंटू 2L डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। व्हाट इज Q इंटू 2L, इट इज इक्वल्स टू P। ये P के बराबर होता है। और आपने लिख दिया V बराबर KP बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। के तो ऑलरेडी था, P ये आ गया, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और अगर मेरा डाइपोल बहुत शॉर्ट है तो L इज वेरी 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 लेस देन R, तो मैं यहां से L को जो है वो वापस हटा दूंगा। तो मेरे पास फॉर्मूला आया V एट P, क्या आया, V एट P, ये भी क्या था, V एट P इज इक्वल टू KP बाई R स्क्वायर। ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है एक्सियल लाइन वाली, एक्सियल पोजीशन वाली। एक्सियल लाइन भी बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन भी बोलते हैं इसको, राइट। तो ऐसा होता है ये आपका डेरिवेशन। यहां पर ये डेरिवेशन कंप्लीट है ना, ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक, चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं। अभी आपको एक्सियल पॉइंट समझाया, अब मैं आपको इक्वेटोरियल समझाता हूं, ठीक है। ये देखिए अगला डेरिवेशन आपका क्या बोल रहा है, अगला डेरिवेशन है आपका इक्वेटोरियल पॉइंट का। किसका है, इक्वेटोरियल का। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट मैंने आपको आखिरी में कल प्रीवियस उसमें समझाया था। अगर ये डाइपोल दिया हुआ है प्लस और माइनस का, तो इसके मिड पॉइंट से, डाइपोल के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर कहीं पर भी अगर कोई आपका चार्ज रखा हुआ है या पॉइंट रहे तो उसको आप बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है ना। आपके डाइपोल के परपेंडिकुलर, डाइपोल के सेंटर पॉइंट के परपेंडिकुलर अगर कुछ रखा हुआ है तो उसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक, ये हो गया। देखो यहां से देखें हम, यहां से देखें, ये इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये 2L है। 2L इसलिए क्योंकि ये आपका डाइपोल है, इसलिए लेंथ हमने 2L ले ली। कितनी डिस्टेंस पर हमें निकालना है, R डिस्टेंस पर। अब ये बड़ा आसान है, आप इसको एक्सप्लेन कर दें कि डाइपोल ये दिया है, ये है, और फिर आप इसको Z को देखें। क्यों आपको P पर निकालना है। मान लीजिए ये आपका पॉइंट A है और ये आपका पॉइंट B है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे VA। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, VA। कितना लिखोगे, आप लिखोगे KQ अपॉन डिस्टेंस Z। डिस्टेंस कितनी है, Z है। ठीक, A पर प्लस है, हमने यहां पे लगा दिया प्लस। VB लिखोगे, VB कितना होगा, अगेन KQ बाई Z। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, Z है। ठीक, तो लेकिन Q किसका है, माइनस का। Z की वैल्यू निकालो, पाइथागोरस से निकाल लोगे। ये देखो, ये आपका पाइथागोरस लग जाएगा यहाँ पर, ये आपका क्या लग जाएगा, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस से निकाल लो, पाइथागोरस से निकालोगे तो Z इक्वल्स टू रूट ओवर कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। Z बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, ये Z। तो आपके लिए ये वाली वैल्यू भी उतनी ही होगी, ये वाली वैल्यू भी उतनी ही होगी। अब P पॉइंट पर आपको निकालना है, तो भाई साहब मुझे एक बात बताइए, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी थी। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसमें एडिशन डायरेक्ट हो जाता है। तो क्या मैं इसको VA और VB को डायरेक्टली ऐड कर दूंगा,
आप बोलोगे बिल्कुल जोड़ दीजिए। और जब आप VA और VB को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं तो यहां से आपके पास होगा क्या, ये प्लस की क्वांटिटी और ये माइनस की क्वांटिटी है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी और आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो आंसर खत्म हो गया है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज ऑलवेज 0। ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखें, ऐसे भी याद रखें, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज ऑलवेज 0। समझ गए ये बात? सिंपल है लेकिन आपको ये समझना पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे, इसको आप देखेंगे आपको ये पूरा डेरिवेशन यहां पर मिल जाएगा। ये डेरिवेशन पूरा किया हुआ है, ये z वगैरह निकाला, ये q, ये v0 आ गया। ठीक, अगला डेरिवेशन जो है हमारा वो है एट एनी पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट हम जो निकालते हैं वही फिर से हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल निकालना है। किसकी वजह से निकालना है, डाइपोल की वजह से निकालना है। कहां निकालना है, तो एट एनी पॉइंट। ठीक है, एनी पॉइंट के लिए ये थ्योरी लिखी है। डायग्राम आपके सामने ये रहा, डायग्राम सेम हमने बनाया है जैसा हमने बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड में। वहां पर बस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई हुई थी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहां पर पोटेंशियल और पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए वो मिसिंग है। बाकी पूरा डायग्राम सेम। ये रहा आपका माइनस क्यू, ये रहा आपका प्लस क्यू। माइनस क्यू और प्लस क्यू अगर आप देखेंगे तो डाइपोल फॉर्म करते हैं। दोनों के बीच की अगर हम लेंथ देखें तो हमने यहां पर L मेंशन की है, लेकिन टोटल लेंथ अगर देखेंगे तो कितनी निकलेगी, वो निकलेगी 2L। ठीक है, फिर उसके बाद आपको O पॉइंट, सेंटर पॉइंट से कुछ R डिस्टेंस पर, किस पर, R, इसको काट दीजिए, है ना, R डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर आपको एक पॉइंट मिलेगा P, और इस P पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, इस P पॉइंट पर आपको डाइपोल मूवमेंट फाइंड आउट करना है, या आपको यहां पर पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि ये जब आप मर्ज करेंगे, ये आप मर्ज करेंगे तो यहां पर ये बना हुआ है। ठीक है, एंगल कितना है, थीटा है, एंगल कितना है, थीटा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये मेरा डाइपोल, देखो फिर से मैं इसको एक डायग्राम को अच्छे से बना के आपको बता देता हूं। देखो ये आपका डाइपोल है, डाइपोल की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ, किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर। ये आपने यहां पर बनाया है एक एंगल, ये पॉइंट है, और ये एंगल जो है वो कितना है, थीटा है। ये ऑलरेडी P था, ये थीटा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसके फैक्टर अगर आप बनाओगे तो ये बन जाएगा कितना, P cos थीटा। ये कितना बन जाएगा, P cos थीटा। और इसके 90 डिग्री पे जो आएगा वो आएगा P sin थीटा। क्या इस बात से आप एग्री करते हैं? अगर आपको इसको मैं फैक्टराइज करने को बोलूं तो आप बोलोगे इसका P cos थीटा एंगल वाले के साथ निकल जाएगा और P sin थीटा निकल जाएगा। बिल्कुल वही हमने यहां पर लिखा हुआ है। What we have to find? We have to find the potential at point P। तो जरा नोटिस करो आप लोग अच्छे से कि आपका ये जो पॉइंट बना है, ये जो पॉइंट P बना है यहां पर, है ना, इस P पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल निकालेंगे तो इसकी वजह से तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट आ गया। क्या आ गया, इक्वेटोरियल पॉइंट। और ये cos थीटा की वजह से ये एक्सियल पॉइंट आ जाएगा। cos थीटा की वजह से ये एक्सियल पॉइंट आ गया, और sin थीटा की वजह से ये आपका इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा। समझ गए? ठीक, बस यही इसका पूरा आपका कंक्लूजन है कि आपको इसको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ये पूरी मैंने थ्योरी लिखी है, थीटा एंगल वगैरह पूरी थ्योरी लिख दी है। फिर एक्सियल पोजीशन के लिए अगर हम निकालते हैं, किसके लिए निकालते हैं, एक्सियल पोजीशन के लिए, तो एक्सियल पोजीशन के लिए निकल जाएगा K इंटू P cos थीटा बाई R स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने अभी डेरिवेशन किया था पूरा एक्सियल के लिए, हमने यहां लिखा भी एक्सियल पोजीशन के लिए। और इक्वेटोरियल के लिए आंसर कितना आता है, इक्वेटोरियल के लिए आंसर आता है 0। कितना आता है, 0। ये इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए आंसर 0 हो गया। और अगर ऐसा है तो हम इनका क्या करेंगे, सम करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और वो आपस में ऐड हो जाती है डायरेक्ट। तो ऐड करोगे तो KP cos थीटा बाई R स्क्वायर प्लस 0। इसका मतलब आपका जो एनी पॉइंट है, क्या है, एनी पॉइंट पे आप जो पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, विच इज कितना कम आउट टू बी KP cos थीटा बाई R स्क्वायर, KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। ठीक है, केवल कौन सा आपका फैक्टर आएगा, आपका एक्सियल वाला फैक्टर आता है, इक्वेटोरियल वाला तो 0 हो जाता है। ठीक है ये बात?
P क्या है यहां पर, वो P है डाइपोल मूवमेंट, P होगा Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। व्हाट इज K, K इज योर 9 इंटू 10⁻⁹, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये होता है। तो ये आपके तीनों डाइपोल वाले डेरिवेशन भी खत्म होते हैं यहां पर। अगले डेरिवेशन पे मूव करते हैं। चलिए अनादर एक बिल्कुल बेसिक छोटा सा डेरिवेशन, तो क्या ही है, एमपी बोर्ड में फिर भी पूछा जाता है, जनरली सीबीएसई में नहीं आता, पर फिर भी हम इसकी बात करेंगे। यहां पर क्या है, ये एक रिलेशन निकालना है हमें। क्या निकालना है, रिलेशन। किस किस के बीच में ये रिलेशन निकलेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। किस किस के बीच में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इट मींस ई और वी के बीच में, ठीक है। चलिए ये जो थ्योरी है इसको मैं आपको समझाता हूं। हमने यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया है, हमने दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को कंसीडर कर लिया। किसको कंसीडर कर लिया, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को। कितनी, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस को अगर आप कंसीडर करेंगे तो एक सरफेस आपकी कैसी रखी हुई है, ऐसी, इसको आप सरफेस मानेंगे, इसको, है ना, ये आपकी क्या है, सरफेस। एक सरफेस ऐसी रखी है, दूसरी सरफेस जो है वो ऐसी रखी है इसके ऊपर, ठीक है। दो सरफेस है, ये दोनों सरफेस ऐसी रखी है, क्लियर है ये बात। अब इसको या तो फिर आप ऐसे समझें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आपने बोला कि आप लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस की जब प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो आप लिखते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस या ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप देखेंगे कि आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये दो आपकी क्या हो गई, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या ऐसा ही आपको कुछ बोर्ड पे डायग्राम दिखाई दे रहा है? एक्चुअल में वो 3D डायग्राम है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो आपको ऐसा ही दिखाई देगा। ये आपकी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये वाली, और इसके ऊपर जो है आपकी वो ये वाली सरफेस, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, आप ऊपर देख पा रहे हैं यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो हमने कंसीडर की है dx। कितनी कंसीडर की है, dx। आपकी पहली वाली जो सरफेस है उस पर हमने एक पॉइंट लिया है a, दूसरी वाली सरफेस पर एक पॉइंट लिया है p। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो dx है। और अगर हम लोग बात करें a का पोटेंशियल कितना है तो इट इज इक्वल्स टू v, और p पर पोटेंशियल कितना है या दूसरी वाली का कितना है तो वो है v प्लस dv। क्योंकि डिस्टेंस भी dx है तो पोटेंशियल भी चेंज हुआ है, थोड़ा सा dv आपने ऐड कर दिया, ठीक है ये बात। अब आपको ये पूरी थ्योरी मैंने बता दी किस तरीके से होगा, क्या होगा। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज। क्या लेना है आपको, पॉजिटिव यूनिट चार्ज, जिसको आप बोलेंगे कि ये Q0 जो होगा इट इज इक्वल्स टू +1 कूलम। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लीजिए, क्या लीजिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लीजिए, और उसको आपको A से P पर ले जाना है। कहां ले जाना है, A से P पर, A से P पर ले जाना है, ठीक है। A से P पर ले जाइए आप। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को A से P पर लेकर जाओगे तो आपको एक वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क कितना होगा तो वो भी हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे। वर्क हमेशा होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है, हम वो फोर्स निकालेंगे कि फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स हो गया। और dx क्या है, dx इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल पोटेंशियल सरफेसेस। ये दोनों पोटेंशियल सरफेस जो है इनके बीच का जो गैप है वो आपका dx है। यहां तक क्लियर बात, ठीक है। अब हमने यहाँ पे पूरी बातें मेंशन की हुई है, जैसे यहाँ पे लिखा है इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये आपकी, इसका पोटेंशियल इतना है, इसका पोटेंशियल v है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेसेस है, ये सब परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए आगे आपका वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन हो गया Fdx। अगर हम कहते हैं कि हमें यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले जाना है, किसको ले जाना है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो क्या हमने एक पॉइंट पढ़ा हुआ है F बराबर Q0 इंटू E वाला फॉर्मूला अपने फर्स्ट चैप्टर में, है ना, हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और अगर चार्ज की वैल्यू 1 कूलम है, चार्ज की वैल्यू 1 कूलम है, तो कैन आई से कि फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो फोर्स विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमने वर्क डन के फॉर्मूले में फोर्स की बजाय अब हमने किसको लिख दिया है, तो फोर्स की जगह हमने लिख दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है।
फोर्स यहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, जो अभी आपको बोला वो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है, फाइल में पूरा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट आपके पास यहाँ क्या है कि हम जानते हैं कि डेफिनेशन ऑफ जो आपका ये हम लोगों ने पोटेंशियल की एक डेफिनेशन पढ़ी थी, वो क्या थी, V बराबर, क्या हमने ऐसा लिखा था, W अपॉन Q लिखा था। पोटेंशियल जो होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज के बराबर। पोटेंशियल इज गिवन बाय वर्क पर यूनिट चार्ज। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि वर्क डन जो होगा उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वर्क डन जो होगा Q इंटू वी हो जाएगा। तो देखिए वर्क डन जो होगा इट इज इक्वल टू Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस Q की वैल्यू को Q रहने दीजिए और आपका वर्क डन W है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप A से B जा रहे हैं, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस A से B का आपको निकालना है, VA माइनस VB। VA माइनस VB करेंगे, Q सेम रखेंगे तो V से V कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो यहां पर आपके पास dV माइनस का आएगा, यही आपका वर्क डन होगा माइनस Q dV। क्या होगा, माइनस Q dV, ठीक। अब ये माइनस Q dV जो है इसको थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज करके देखते हैं। क्या हमें ये पता है कि जो वर्क डन होता है वो E इंटू dx होता है, बिल्कुल आपको पता है। क्या हमें ये भी पता है कि वर्क डन हमने कितना निकाला, हमने निकाला माइनस Q dV। अब यहां पर आप देखेंगे कि अगर मेरा चार्ज जो है वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो ये 1 कूलम हो जाएगा, तो चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई, 1 कूलम। तो आपके पास कितना बचा, E dx बराबर माइनस dV, और E बराबर आप देखेंगे तो माइनस dV बाई dx आएगा। ये dx कहां पहुंच जाएगा, नीचे। कई जगह इसको R भी लेते हैं, dr भी लिखा रहता है, तो कोई बात नहीं, dr रहे या dx रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आप कंसीडर करोगे आपके लिए वो सही है, आप वो लिख सकते हैं वहां पेपर में, ठीक है। तो आपने dx लिखा, आप dx लिखें, है ना, इसको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। अगर आपने डिस्टेंस दोनों आपकी जो पोटेंशियल सरफेसेस थी, दोनों पोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस अगर आपने y ली होती तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि E जो होगा इट इज माइनस dV अपॉन dy, है ना, क्या हो जाएगा, माइनस dV अपॉन dy। अगर आपने दोनों पोटेंशियल सरफेसेस के बीच जो है डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपने C ली होती तो आप पता क्या लिखते, आप लिखते E बराबर माइनस dV अपॉन dc। क्या लिखते, EV अपॉन, समझ गए। तो ये डिपेंड करता है, ये डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस। ये आपकी नीचे जो रहती है डिस्टेंस रहती है ना, बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि केवल R ही होना चाहिए। भाई आपने कंसीडर किया है ना कि हम डिस्टेंस x ले रहे हैं तो x लिखोगे ना आप, समझ गए, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें, जैसे सर स्पीड, ठीक है ना, सर डबल रिपीट करना है। अगर आपको कोई और अपकमिंग टॉपिक के भी चाहिए वीडियोस तो वो भी आप मुझे बता दें कमेंट बॉक्स में आंसर करके कि कमेंट करके कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैं आपको अभी सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि आपका एग्जाम 1 महीने के अंदर अंदर है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका रिलेशन आ गया है, आपको ये रिलेशन बिल्कुल एज इट इज ध्यान रखना है। ये रिलेशन क्या है, तो रिलेशन है E बराबर माइनस dV अपॉन dr या dx, माइनस dV अपॉन dr या dx, जो भी आप समझें, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए अगले डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। और अब ये जो डेरिवेशन है ये आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, रीजन 2 है, इंपॉर्टेंट तो है ही है, और मैं क्यों इतना फोकस कर रहा हूं, क्योंकि ये बच्चों को समझ में ही नहीं आता, ये बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि आ कैसे गया। तो हम उसकी बात करते हैं कि कैसे आएगा। तो पहले हम बेसिक तो समझें, क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, क्वेश्चन का नेचर क्या है, फिर हम बात करेंगे कि सॉल्व कैसे करेंगे। डेरिवेशन पूछा है, डेरिवेशन किस तरीके से आता है, क्या लिखा हुआ मिल सकता है, फिर हम उसको समझते हैं कि डिराइव कैसे करना है। तो बहुत ध्यान से देखना, मेन हेडिंग आपको दिखाई दे रही है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। क्या दिखाई दे रही है, पोटेंशियल एनर्जी। आपकी मेन हेडिंग यही होने वाली है, मेन हेडिंग जो होगी वो यही होगी, क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये पोटेंशियल एनर्जी वाला जो ये टॉपिक है आपको सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए निकालना है। किसके लिए, सिस्टम ऑफ चार्ज, मतलब एक चार्ज है ना, 2 चार्ज दिए हुए हैं आपको, 3 चार्ज दिए हैं, तो इस तरीके से आपको अलग अलग चार्ज दिए होंगे, उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। साथ ही में एक बात और ध्यान देना है यहां पर कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी आप निकालेंगे ये 2 अलग अलग केसेस होते हैं। क्या होते हैं, 2 अलग अलग केस। कैसे 2 अलग केस होते हैं, एक होता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एब्सेंट है, लिखा है व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है।
और दूसरा केस कब है, जब आपको पोटेंशियल एनर्जी तो फाइंड आउट करना है, लेकिन उस समय आपको एक अलग से एक्सटर्नल फील्ड भी दिया हुआ है। ठीक है, ये बात है ना, अलग से फील्ड दिया हुआ होगा तब आपको फाइंड आउट करना। तो ये दो केसेस हैं आपके पास जिसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज। करें स्टार्ट, चलिए। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, पर पहले केस के साथ में। किस केस के साथ में? पहले केस के साथ में। पढ़िए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट। हमें कहां निकालना है? हमें वहां निकालना है पोटेंशियल एनर्जी जहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट नहीं है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट नहीं है, वहां निकालना है। ये केस हम थोड़ा पहले डिस्कस इसको करेंगे, पहले वाले केस को, फिर उस केस पे आएंगे। अभी आप केवल इस केस को ध्यान दीजिए। कोई भी पोटेंशियल कोई भी एक्सटर्नल फील्ड पहले से प्रेजेंट नहीं है। ठीक, चलिए इसको समझने के लिए आपको यहां पर कुछ कुछ बातें मैंने लिखी है कि हम अलग अलग तरीके से करेंगे। पहले हम एक सिस्टम मतलब एक चार्ज वाले सिस्टम के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए? एक चार्ज, मतलब उसमें चार्ज टोटल कितने होना चाहिए? एक। फिर आप पढ़ेंगे किसके लिए? जिसमें दो चार्ज हो, है ना। फिर आप किसके लिए पढ़ोगे? जिसमें चार्ज कितने हो? दो चार्जेस हो। फिर जिसमें तीन चार्ज वाला सिस्टम हो। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीजों के लिए पढ़ोगे। तो यहां पर आपको पहले जो है वो मिलेगी केवल फर्स्ट चार्ज के लिए। किसके लिए मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी? पहले चार्ज की। कई बार क्यू लिख रहे हैं, कई बार इसको Q1 लिख देंगे, तो डिस्टेंस R1 लिख देंगे, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज द फर्स्ट चार्ज Q इज ब्रॉट फ्रॉम द इनफाइनाइट। कहां से लाना है? इनफाइनाइट। मैंने आपको बता दिया है अभी थोड़ी देर पहले। इनफाइनाइट से लेकर आते हैं और कहां तक लाते हैं उसको? आप R तक लेकर आते हैं। अब यहां पर क्या है कि कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा तो अभी आपने एक रिलेशन देखा dV/dr इक्वल्स टू E वाला, और यहां पर अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो E जीरो तो V भी जीरो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कैसे होगी? कोई भी आपको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। देखो पोटेंशियल, फिर से समझा देता हूं इसको मैं आपको। आपने क्या बोला कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है मतलब E इक्वल्स टू जीरो, और E इक्वल्स टू जीरो तो अभी आपने क्या पढ़ा? माइनस dV/dr। अब आप पॉइंट को शिफ्ट तो कर रहे हो, मतलब आप चेंज तो कर रहे हो डिस्टेंस, लेकिन फिर भी जीरो आ रहा, मत इसका कंफर्म मीनिंग है कि पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है। आपका ये जो लिखा था, ये लिखा था V1 V2 माइनस V1 या V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो इसी की तो वैल्यू जीरो हुई। इसकी वैल्यू जीरो होने का मतलब है कि ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर है। इसका मतलब पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा। अगर पोटेंशियल चेंज नहीं होगा तो पोटेंशियल बराबर क्या होता है? W/Q। तो अगर पोटेंशियल चेंज नहीं होगा तो आप इसमें वैल्यू कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपका वर्क डन जो होगा वो भी कितना आएगा? जीरो आएगा। तो पहला बड़ा आसान सा केस आप याद रखना, whenever there is no external electric field present then the potential energy और वर्क डन, क्योंकि वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी बनता है ना, the work done for a single charge और the system of single charge is always zero। एक चार्ज के लिए जो है पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो जीरो होती है। कितनी होती है? जीरो। ये यहां पर आपके पास मेंशन किया हुआ है, इसको मैंने बताया अभी। दिस चार्ज Q1 इज ब्रॉट फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट P वेयर द नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। E यहां पर कितना है? जीरो है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहां पर? जीरो। तो आपको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ऑल्दो यू हैव ट्रेवल्ड फॉर R डिस्टेंस चल के आए, लेकिन कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। एक्चुअल में वर्क नहीं होता है, फोर्स भी नहीं होता है, कोई अपोज करने वाला नहीं होता है, तो आंसर एक्चुअल में वर्क डन जीरो आ जाता है। तो ये पहला केस है आपका। ठीक है, चलिए अगले पर आते हैं। अब क्या हुआ कि जब ये पहला जो पॉइंट है ना वो आ गया, पहला जो आपका यहां पर Q1 था, इनफाइनाइट पे रखा हुआ था, वो कहां आ गया? वो सिस्टम में आ गया, वो यहां आ गया Q1। R चलकर कहां आ गया? यहां आ गया। अब मान लो मुझे कोई दूसरे चार्ज को लेकर आना है, किसी दूसरे चार्ज को लेकर आना है, तो मैं कहीं इनफाइनाइट से फिर उसको लेकर आऊंगा Q2 को, है ना, और उसको कहीं यहां तक लेकर आ रहा हूं मान लो। ठीक, तो अब जरा ध्यान से देखना, ये R1 मान लेते हैं, ये अपन R2 मान लेते हैं। तो जब ये यहां पहुंचेगा, ये Q2 यहां पहुंचेगा, तो क्या उसको ऑलरेडी ये Q1 यहां पे रखा हुआ मिलेगा?
है ना, Q1 आपको यहाँ पे रखा हुआ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सिस्टम में। तो भाई साहब जब ये Q1 पहुंचेगा तो इस Q2 यहां पहुंचेगा तो इस Q1 का एक फील्ड होगा, क्या होगा, फील्ड किसका, इस Q1 का, ठीक है। उसके अंदर ये आएगा Q2, कौन आएगा, Q2। तो क्या Q2 के ऊपर कोई फोर्स लगेगा, कोई वर्क करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। पहले सिस्टम में कोई नहीं है, इनफाइनाइट पे एक चार्ज रखा हुआ है, पहले सिस्टम में कोई नहीं है, इनफाइनाइट पे एक चार्ज रखा हुआ, उसको लेकर आया बैठा, कोई वर्क डन नहीं हुआ, रीजन यहां पे कुछ था ही नहीं। लेकिन अब ये चार्ज है, ये चार्ज यहां पर है, ये कौन है, Q1 है, जो पहली बार आया था, इसका वर्क डन 0 था। क्यों, क्योंकि कोई फील्ड नहीं था। ये जब यहां आएगा तो इसके पास तो वर्क डन अभी 0 है, लेकिन खुद का आसपास एक फील्ड क्रिएट करेगा, ये खुद का अपना एक फील्ड भी तो क्रिएट करेगा। और जब आप सेकेंड चार्ज को लेकर आओगे, जब आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम बताना होता है, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस बताना होता है, तो दूसरे चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आओ। भाई साहब पहला वाला चार्ज रखा हुआ है, इसका पोटेंशियल भी है, इसकी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होंगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरे को लेकर आओगे तो एक वर्क काम करेगा, एक फोर्स काम करेगा, वो फोर्स काम करेगा तो वर्क डन होगा। इस वजह से इन दोनों के बीच में भी वर्क लगेगा, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई वर्क होगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो पहले हमने निकाला पोटेंशियल कि पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल आपको पता है कि Q1 चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर KQ1/r हो जाएगा। कितना पोटेंशियल होता है, V जो होता है वो क्या होता है, KQ/r होता है, KQ/r। तो आपके लिए पोटेंशियल जो हो जाएगा वो KQ/r हो जाएगा, ये पोटेंशियल हो गया, ठीक है यहां पे बात। अब आपको टू चार्ज सिस्टम के लिए करना है, किसके लिए करना है, टू चार्ज सिस्टम। इसको ऐसा बोलते हैं टू चार्ज सिस्टम, और इसको ऐसा कहते हैं कि सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ध्यान से देखिएगा, हम कहीं स्पेस से, इनफाइनाइट से, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मेरे पास डायग्राम बना हुआ है, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था केवल बस। हम इनफाइनाइट से, कहीं से इनफाइनाइट से Q1 को लेकर आए, किसको लेकर आए, Q1 को हमने लाकर कहां पटका, यहां पटक दिया। ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर, R1 डिस्टेंस पर। फिर हमें एक सिस्टम जो था ना वो दो चार्ज का था, तो Q1 तो आ गया, एक और चार्ज लाना है, तो एक और चार्ज लाना है, तो वो रहा आपका ये Q2। क्या है ये Q2, कहां रखा हुआ है, ये भी इनफाइनाइट। जब आप इसको लेकर आओगे किसी दूसरे पॉइंट पर तो वो यहां आएगा। यहां जब आएगा तो भाई साहब ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर आ रहा है, R2 डिस्टेंस पर, ओरिजिन से R2। लेकिन दिक्कत तो ये Q1 दे रहा है ना, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, लेकिन ये जो Q1 ऑलरेडी आ चुका है, इसका फील्ड तो बन गया, तो इसका फील्ड इसको अपोज करवाएगा। तब हम यहां से दो चार्ज वाले सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने जा रहे हैं, और वो कितनी होगी देखते हैं, ठीक है। इनिशियली जब आप Q1 को लेकर आएंगे, इनिशियली Q1 को लेकर आने में कोई भी वर्क डन नहीं होगा, नो वर्क डन, नो पोटेंशियल एनर्जी। Why? The potential energy is the energy which is stored in the system when the work done on it, है ना। जब किसी सिस्टम के ऊपर वर्क डन होता है तो वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, तो जब वर्क डन नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं आएगी। अब आपको Q2 को लाना है, किसको लाना है, Q2 को। तो Q2 को जब लेकर आओगे तो अपोज कौन करेगा, वहां पर आपको अपोज करके दिखाएगा जो पहला वाला पोटेंशियल बन रहा था, पहले वाले चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल बन रहा था ना, वो इसका अपोज करेगा, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वर्क डन जो होता है वो होता है Q इंटू V। वर्क डन कितना होता है, Q इंटू V। अब आपको किसको लेकर आना है, Q2 को लेकर आना है, किसको लाना है, Q2 को। अपोज कौन कर रहा है, पहले वाले का पोटेंशियल कर रहा है, तो वर्क डन जो होगा वो Q2 इंटू V हो जाएगा। देखिए दी वर्क डन ऑन Q2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, Q2 इंटू V1। समझ में आई बात। अब V1 की वैल्यू कहां है, V1 की वैल्यू हमने अभी निकाली, V1 इज इक्वल्स टू KQ1 अपॉन R, ठीक है। तो हमने बोल दिया ये आपका V1 हो जाए, सॉरी ये V1 हो जाएगा और ये Q2 एज इट इज, मतलब आपका टोटल वर्क डन Q2 पर जो होगा या पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो आ जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब हम बात करेंगे कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सिस्टम की, टोटल पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, इस वजह से इसको आप डायरेक्टली ऐड कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी में V1 U1 प्लस U2, U1 कितना है 0, पहला चार्ज आता है तो कितना लगता है 0, दूसरा चार्ज आएगा तो उसके ऊपर KQ2 Q1 बाई R12 मतलब दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, इतना आपका
पोटेंशियल लगेगा और यही आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ये किसके लिए है? तो ये है फॉर टू चार्ज सिस्टम, फॉर टू चार्ज सिस्टम के लिए। जब सिस्टम में कितने चार्ज हैं? 2 चार्ज हैं। एक चार्ज के लिए आंसर 0, 2 चार्ज के लिए आंसर ये। कैसे आया आपको मैंने समझाया, रुक के आराम से देख के इसको समझिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अब अगला देखते हैं हमारा नेक्स्ट 3 चार्ज सिस्टम के लिए। किसके लिए? 3 चार्ज। 3 चार्ज सिस्टम होगा तो पहला वाला चार्ज जब आएगा तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। पहले वाले चार्ज के लिए कोई भी वर्क डन नहीं होगा क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। दूसरा वाला जब चार्ज आएगा तो उसको पहले वाले Q2 पर कौन इफेक्ट करेगा? Q1। तो इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो अभी हमने निकाली, कितनी आती है? KQ1 Q2 बाई R12। अब आपके सिस्टम में ऑलरेडी 2 चार्ज आ गए। कितने चार्ज आ गए? 2। Q1 आया इनफाइनाइट से तो वो यहां पर रखा हुआ है, Q2 आया इनफाइनाइट से तो वो यहां पर रखा है। अब आपको चाहिए Q3 भी। कौन चाहिए? Q3। तो Q3 जब यहां पहुंचेगा तो उसको कौन कौन दिक्कत देगा? उसको एक तो ये Q1 दिक्कत देगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 3 मान लेते हैं, और एक दिक्कत देगा इसको ये डिस्टेंस हो जाएगी 2 3। समझ गए? इसको 2 लोग परेशान करेंगे, Q1 भी परेशान करेगा और Q2 भी परेशान करेगा। तो कैन आई से कि इन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है, इन दोनों की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा? तो दोनों को ऐड कर दें तो पोटेंशियल जो आएगा वो किस किस की वजह से? पहले वाले चार्ज की वजह से और दूसरे वाले चार्ज की वजह से। पहले दूसरे चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा आपका कितना? K इंटू Q1 डिवाइडेड बाई R1P और प्लस ये P क्या है? जहां पर इन पॉइंट को लेकर आते हैं वो पॉइंट है ना, और K इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R2P। समझ गए? और ये आपके पास टोटल पोटेंशियल हो जाएगा 1 और 2 का। ये पोटेंशियल किसका हो गया? 1 और 2 का। आपने इसको मार्क कर लिया। अब आपको तीसरा चार्ज लेकर आना था। किसको लेकर आना था? थर्ड चार्ज को। जब आप थर्ड चार्ज को लेकर आएंगे तो थर्ड चार्ज जो आएगा वो थर्ड चार्ज जब यहां पहुंचेगा तो इसको कौन अपोज करेगा? वर्क डन जो होगा वो कितना होगा? वर्क डन होता है Q इंटू V। Q कौन सा है? 3 वाला। वर्क डन किसका निकाल रहे हो? 3 का। चार्ज पोटेंशियल किस किस का है? 2 का और 1 का। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं Q3 इंटू V1 और V2 वाला। बस आप Q3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, Q3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा थर्ड की वजह से कि Q1 Q3 बाई 1 3 और Q2 Q3 बाई R2 3। ठीक, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। ये आपका सिस्टम ऑफ चार्ज, ऐसा डायग्राम आपको बनाना है ना। मैंने आपको डायग्राम अलग से बना के समझा ही दिया है। और जब आप टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में ये सब ऐड हो जाएंगे, तीनों एनर्जी ऐड हो जाएंगी। और तीनों एनर्जी जब ऐड होंगी तो ये 0 है, ये आपकी KQ1 Q2 बाई R12 है, और ये अभी आपने निकाली यहां से, ये आपने यहां पे लिख दी। तो टोटल आपकी पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 चार्ज सिस्टम ये हो गया। ठीक है, ये बात है ना। टोटल पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 चार्ज सिस्टम हो गया आपके पास। अब इसका नेक्स्ट डेरिवेशन जो है ना वो हमारी इस बात पर डिपेंड करेगा। किस बात पर डिपेंड करेगा पता है? 1 सेकेंड ज्यादा ऊपर चलिए, ये इस पे ये होगा। अब ठीक, निकालना अभी भी हमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ये हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ध्यान से समझना, 90% बच्चे, मैं अभी बोल रहा हूं 90% बच्चों को पोटेंशियल एनर्जी लिखते नहीं आती है क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता कि कैसे करना। ऊपर से एनसीईआरटी रीड करते हो, एनसीईआरटी ने इतना डिफिकल्ट बना के दिया है इसको, इतना डिफिकल्ट बना के दिया कि आप बिलीव नहीं करेंगे। ठीक, तो आपको ये समझना है बहुत आराम से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस व्हेन देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, तब देखते हैं। चलिए, मजा आएगा। ये रहा। ठीक है, क्या लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी कब निकालना है? जब आपके पास ऑलरेडी एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट हो, एक्सटर्नल फील्ड होना चाहिए। ठीक, किसके लिए निकालोगे? सबसे पहला पॉइंट हम लोग हमेशा किसके लिए निकालते हैं? अ सिंगल चार्ज। पहले आइसोलेटेड सिंगल चार्ज के लिए निकालेंगे। सिंगल चार्ज के लिए आप इसको इमेजिन करिए जरा कि आप इनफाइनाइट से, मैं इसको बना देता हूं थोड़ा सा, इनफाइनाइट से किसी एक चार्ज को लेकर आ रहे हो।
इनफाइनाइट से आपके पास यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है 1। कहां पर रखा हुआ है ये? एट इनफाइनाइट। कहां है? इनफाइनाइट। इससे चल के आ रहा है, ठीक, किसी पॉइंट तक आ रहा है। कहां तक आ रहा है? किसी दूसरे पॉइंट तक। ये डिस्टेंस कितनी है? हमने माना r। अब यहां पे ऑलरेडी एक एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड होगा तो किसी एक एक्सटर्नल फील्ड में दूसरे चार्ज को लेकर आने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा ना। यहां पर फील्ड है और एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है तो उसको आपको वर्क तो करना पड़ेगा। तो आपने यहां से Q1 को किसी पॉइंट तक लाने में वो जो डिस्टेंस r है उतनी दूर लाने में आपको एक वर्क करना पड़ेगा। और वर्क इज गिवन बाय, आपने अभी पढ़ा था Q इंटू वी। वर्क किसको कहते हैं आप? Q इंटू वी को। किसके लिए वर्क निकाल रहे हो? फर्स्ट के लिए। कौन लेकर आ रहे हैं? 1। और ये कौन सा है? ये जो ऑलरेडी आपका यहां पर फील्ड प्रेजेंट था उसका पोटेंशियल V है, ठीक। तो पहला चार्ज जब आता है इनफाइनाइट से किसी प्लेस पर, किसी स्पेस में अगर आप कहीं पर लेकर आते हैं उसको, तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वही वर्क डन ही आपका पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। तो वर्क डन कितना होगा? तो इट इज Q इंटू वी। अगर ये 1 है, आपने चार्ज भी अगर 1 माना होता तो आप यहां पर 1 लिखते, ठीक है। आ गई समझ में? सिंगल चार्ज के लिए। अगर आपके पास डबल चार्ज है, कितने चार्ज हैं? डबल चार्ज, तो आप 2 चार्ज सिस्टम के लिए पढ़ेंगे। मैं इसके लिए आपको निकाल के बताता हूं कितना आएगा, देखिएगा जरा ध्यान से। ठीक, 2 चार्ज सिस्टम के लिए भाई साहब देखिए, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है पहला चार्ज Q1, ठीक। यहां पर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा तो साथ में क्या प्रेजेंट होगा? पोटेंशियल भी होगा। इसको जब आप लेकर आए, पहुंचे यहां पर, आपने रखा Q1, तो इसके ऊपर एक वर्क करना पड़ा। इसके ऊपर पहले वाले चार्ज के लिए फर्स्ट चार्ज Q1 को लाने में आपको कितना वर्क करना पड़ा? तो दैट इज योर फर्स्ट वर्क डन ऑन फर्स्ट चार्ज, ठीक। कितना है? तो आपकी ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हो गई आपकी r मान लेते हैं। पोटेंशियल कितना है? V। किसके ऊपर काम करना पड़ा? तो Q1 के ऊपर। इट इज योर वर्क डन। तो वर्क डन जो होगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर Q1 इंटू वी हो जाएगा। ये सिंगल चार्ज था। अब आप इमेजिन करिए, ये चार्ज जब यहां आ चुका है, यहां पर सॉरी, अब आपको Q2 को लेकर आना है। किसको लेकर आना है? इनफाइनाइट से ही Q2 को भी लेकर आना है। Q2 जब इधर कहीं पहुंच रहा होगा तो इसके साथ डबल प्रॉब्लम होगी बेचारे के साथ। क्यों डबल प्रॉब्लम होगी? एक तो ऑलरेडी आपके पास एक्सटर्नल फील्ड है, एक ऑलरेडी कौन है यहां पर? एक्सटर्नल फील्ड है, तो इसको भी इफेक्ट करेगा एक्सटर्नल फील्ड, ठीक। और दूसरा कौन? जो Q1 यहां पर रखा हुआ है वो भी तो इसको परेशान करेगा। Q1 भी तो रखा हुआ है पहले से। Q1 अगर रखा हुआ होगा तो उसका खुद का एक फील्ड बन जाएगा, उसका खुद का एक पोटेंशियल बन जाएगा। तो इस Q2 को यहां पर पहुंचने में 2 चीजों के ऑब्स्टेकल को ओवरकम करना पड़ेगा। पहला जो आपका एक्सटर्नल फील्ड है उसका, और दूसरा ये जो Q1 आकर यहां बैठ गया था ना, इसका भी आसपास कोई फील्ड मिलेगा। तो हम यहां पर अब पढ़ने जा रहे हैं कि आपका चलिए मैंने लिखा है यहां पर, ये 2 चार्ज सिस्टम के लिए, सेकंड वाले चार्ज के लिए। किसके लिए? सेकंड वाले चार्ज के लिए, ठीक। 2 चार्ज सिस्टम है तो सेकंड वाले चार्ज के लिए वर्क डन ऑन Q2 के ऊपर वर्क डन करना है। जब उसको हम एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट लेकर आते हैं तो भाई साहब कितना वर्क डन होगा? ये रहा, ये 1 के लिए था, मैं इसको 2 के लिए बनाऊं तो ऐसा बना सकता हूं। तो आपने लिखा Q2 इंटू वी। और आपका ये जो 1 वाला चार्ज यहां आया था, इसकी वजह से कितना होगा? तो उसकी वजह से कितना होगा? तो आपने बोला Q2 पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 का काम करेगा वो कितना करेगा? जो हमने अभी प्रीवियस वाले डेरिवेशन में सॉल्व किया था, तो वर्क डन जो निकल के आएगा वो वर्क डन आएगा K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R12 निकला था। अभी जो हमने एक्सटर्नल फील्ड नहीं था तब यही निकाला था ना। तो अब एक्सटर्नल फील्ड का है ये, और उस जो Q1 चार्ज आया था, Q1 चार्ज यहां पर जब पहुंचा था तो उसका कितना बनेगा? तो उसका ये वाला बनेगा। समझ में आई बात? और आपको चाहिए टोटल। आपको क्या चाहिए? टोटल। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अभी फिलहाल में मेरे पास जो Q2 चार्ज आया उस पर कितना वर्क था? 2 वर्क हुए थे। एक हुआ था Q2 इंटू वी और एक हुआ था मेरा K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R12। Q2 पर किसने किया था? Q1 चार्ज ने जो वर्क किया था। ये किसने किया था? एक्सटर्नल फील्ड ने किया था। तो आपके पास टोटल वर्क डन 2 पर जो होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका Q2 इंटू वी प्लस
KQ1Q2/R12, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे। अब आपको पूरे सिस्टम की चाहिए, दो चार्ज का सिस्टम जो है इसकी पूरी चाहिए, तो आप बोलेंगे कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इज टोटल वर्क डन इन द असेंबलिंग द कॉन्फ़िगरेशन। मतलब पहले को लाके रखो यहां पर, ये Q1 को लाकर रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल प्रेजेंट है, इनफाइनाइट से लेकर आए थे, दूसरे को और लाकर रखो यहां पर Q2 को, यहां पर भी ये प्रेजेंट है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R12 ले लो, इसको आप R1 बोल दीजिए, इसको आप R2 बोल दीजिए। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन बनाने में जो पोटेंशियल एनर्जी लगी वो कितनी हो जाएगी, दोनों का वर्क डन ऐड कर दीजिए। तो आपका W1 जो था वो कितना था, वो था Q1 इंटू V, ठीक, W1 कितना था, Q1 इंटू V, और W2 आपका ये रहा, दोनों को ऐड कर दो तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। यहां तक समझ में आ गई बात? तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक था, ठीक। हम इस सेशन को यहीं तक रख रहे हैं, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। जो रिमेनिंग आपके डेरिवेशन से, कैपेसिटर के डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम समझेंगे, और उससे न्यूमेरिकल कैसे करते थोड़ा वो भी समझेंगे। तो ठीक है, अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। इसको वीडियो को देखिए, समझिए और प्रैक्टिस करिए इसको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।